अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में आपका। मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पास्ता नूडल्स के प्रयोग के लिए गेहूं की वैज्ञानिक तरीके से खेती। आम के बागों में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। अच्छी बढ़वार हेतु सरसों की फसल में किए जाने वाले कार्य। गेहूं की खेती हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन हमारे कुछ किसान व्यावसायिक तौर पर गेहूं की कठिया प्रजाति की भी बुआई करते हैं। तो कठिया गेहूं लगाने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखा जाए और ये कौन कौन से उत्पाद बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एसके सेठी। मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ गेहूं जो होता है हरियाणा में, पंजाब में, पूरे भारत प्रदेश में 3 तरह के गेहूं होते हैं। एक साधारण गेहूं जिसको टिटिकम एस्टियम कहते हैं, जो कि हम आटा रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है ड्यूरम व्हीट, जिसको कठिया गेहूं कहते हैं, और जो कि मैक्रोनी, पास्ता, स्पैगेटी, नूडल्स बनाने के काम आता है। और तीसरा होता है खपली व्हीट, जिसको हम डाइकोकम व्हीट कहते हैं। जो साधारण गेहूं है वो कम से कम 85% हमारे यहाँ पे साधारण गेहूं लगाते हैं, 10 से 12% जो है कठिया गेहूं लगाते हैं, और 2% जो है खपली गेहूं लगाते हैं। जो आपने बात करी कठिया गेहूं की, कठिया गेहूं हमारे यहाँ पूरे नॉर्थ में, हरियाणा, पंजाब में और राजस्थान में, ज़्यादा खासकर कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, इंदौर, ये जितने मध्य प्रदेश है वहाँ पे लगाया जाता है। वहाँ पे कठिया गेहूँ काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। वहाँ लोग जो हैं इसके कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसकी खेत की तैयारी में कोई ऐसी स्पेसिफिक अलग से नहीं है। जो हम आम 3-4 जुताई करते हैं और पलटवार हल से, या उसके बाद हम जो है कल्टीवेटर चला लेते हैं। बीज उपचार जो है, जो साधारण गेहूं के लिए हम बीज करते हैं वही उपचार है, कोई नया उपचार इसके लिए नहीं है। हाँ, जहाँ तक इसकी बीज की मात्रा आपने बताई है, इसका क्योंकि दाना मोटा होता है तो हमें इसका दाना जो है, बीज जो है कम से कम 50 किलोग्राम जो है 1 एकड़ में लेना चाहिए। शालीनता है इसमें, ये जो है खरपतवार के जो नाशी हैं उनको सहन नहीं कर पाती, तो इसमें ये है थोड़ा सा प्रिकॉशन ये लेनी है कि आप खरपतवार का छिड़काव ना करें। इसमें मैकेनिकल गोडाई से, निराई से इसको जो है करें। इसकी उपज जो है 55 से 60 मन जो है 1 एकड़ में हो जाती है, जो आम गेहूं के मुकाबले है। पहली सिंचाई हमें 21 दिन बाद, दूसरी 42 दिन बाद, फिर जो है 21-21 दिन के अंतराल के बाद जो है हमें 5-6 सिंचाई कर सकते हैं। इसमें ऐसे दाना मोटा होता है, तो इसमें सिर्फ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम बिजाई करें तो बत्तर जो है हमारा तरबतर होना चाहिए था थोड़ा, क्योंकि दाना मोटा होता है तो बीज को ज़्यादा पानी चाहिए जमने के लिए, तो बत्तर जो है तर अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सूखा नहीं होना चाहिए। सूखा होगा तो बच्चे जो जर्मिनेशन है वो कम होएगा। साधारण गेहूं के बदले इस गेहूं को उगाना जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो करनाल बंट, लूस मट, ये बीमारियां इसके अंदर नहीं आती, रस्ट भी इसके अंदर नहीं आती।
किसानों को कहना बताना चाहूँगा कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, तो ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, विटामिन ज़्यादा है, इसलिए इसको लगाना चाहिए। और दूसरा इसमें ये कहूँगा कि इसमें जैसे मैंने कहा करनाल बंट या पीला रतुआ, भूरा रतुआ बीमारी नहीं आती है। इसके साथ साथ जो है इसके जो बालियाँ होती हैं वो गुथी हुई होती हैं, उसमें तूड़ होते हैं लंबे लंबे, जिससे पक्षियों का अटैक इस पर नहीं हो सकता। उपज तो इसकी साधारण गेहूं के बराबर ही है, जैसे 55 से 60 मन जो है इसकी उपज हो जाती है 1 एकड़ में, या 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। मार्केट वैल्यू जो है इसका दाना मोटा है, शरबती चमकदार है। बाजार में जब देखते हैं तो इसका जो है हमें 10-15% फालतू रेट मिलता है। इवन हम जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं मिडल ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे ज़्यादा ये उपयोग में लाया जाता है, तो वहाँ पे जो है इंटरनेशनल मार्केट में इसके 10 से 15% रेट फालतू मिलते हैं। आम के बाग में आगे आने वाले माह फरवरी और मार्च में बौर आने लगेगा। अधिक बौर और अधिक फलन के लिए ये जरूरी है कि बौर आने के पहले ही बागों में उन सभी आवश्यक कार्यों को समय से पूर्ण कर लिया जाए जो कि अधिक उपज के लिए जरूरी होते हैं। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिमन्यु यादव। आम के बाग में विभिन्न तरह की बीमारियां और कीड़े लगते हैं, जिनका समय से यदि प्रबंधन न किया जाए तो हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है। और इस समय जो समसामयिक समस्याएं हैं उन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जैसा कि देख रहे हैं कि एक आम में ये विकृत रोग या मैंगो मालफॉर्मेशन के नाम से बीमारी होती है, जो कि बहुत से कारक जैसे हार्मोनों के असंतुलन या विषाणु या माइट, कवक इत्यादि के संयुक्त प्रभाव से ये बीमारी अभी तक ज्ञात हुई है, जितनी जानकारी है। और इसके लक्षण ये हैं कि पुष्प मंजरियों का बंध फूलों तथा पत्तियों युक्त गुच्छों में बदल जाता है। पुष्प विकृत होकर रोग का मुख्य लक्षण प्रदर्शित करता है। पुष्प के सभी भागों में वृद्धि होने से यह स्थूल हो जाता है एवं उभयलिंगी पुष्पों के स्थान पर पुंकेसरी पुष्प अधिक संख्या में पाए जाते हैं। बहुधा पुष्प कलिकाओं में वर्धी कलिकाओं में बदल जाने के से अधिक संख्या में छोटी छोटी पत्तियां, छोटी छोटी पोरियों वाली शाखाएं बन जाती हैं। संपूर्ण वृद्धि कुछ कुंचिका के रूप में जिसे बिचिस ब्रूम जैसे दिखाई देती है और विकृत पुष्प क्रमों में समानतः फल नहीं लगते। जहाँ तक इस रोग के नियंत्रण की बात है तो इसके बचाव के लिए रोगी भाग को संक्रमण के 25 से 30 सेंटीमीटर नीचे से काटकर किसी ऐसी जगह पर जला देना चाहिए जहाँ पर संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। चूँकि इस रोग को फैलाने में मकड़ी एक विशेष योगदान करती है, इसलिए इसको नियंत्रण करने के लिए पेड़ में मकड़ी नाशक दवा की 0.03% का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें तो इस कीड़े से या मकड़ी से इससे बचाव हो जाएगा। इसी तरह से जब कटाई छटाई कर दें तो कार्बेंडाजिम 0.02% का छिड़काव रोग नियंत्रण में सहयोगी होता है। और हार्मोन जैसे नेप्थलीन एस्टिक एसिड के 200 ppm का इस छिड़काव भी उपयोगी है। इसके साथ ही पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट के 2 छिड़काव, पहला अक्टूबर में तथा दूसरा फूल आने के समय करने पर भी इसको रोका जा सकता है। इस तरीके से विकृत रोग या मैंगो मालफॉर्मेशन को हम अच्छे ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। भाइयों, एक समस्या और इस समय आम के पौधों पर देखने को मिल रही है। इसमें क्या होता है कि जिसको गोंद निकलने की समस्या या गमोसिस या गोंद निकलने का रोग कहते हैं। सूक्ष्म तत्वों जैसे जिंक, तांबा, बोरान तथा कैल्शियम की कमी के कारण से पौधों में हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, जिससे कि पौधों की वृक्ष की टहनी की छाल में
हल्की से उभार आ करके और गोंद जैसे निकलता है, जिसकी छोटी छोटी बूंदें निकलकर दरारों को ढक लेती हैं। गंभीर बीमारी होने पर पौधों से बहुत अधिक गोंद निकलता है तथा धीरे धीरे बच सूख जाता है। गोंद निकलने की इस तरह की प्रक्रिया लगभग 10 वर्ष के पौधे हो जाने पर ज़्यादा होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो पुराने पौधे होते हैं उनमें इस तरह की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो 10 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पौधों के लिए जो प्रबंधन की व्यवस्था है उसके लिए 250 ग्राम नीला थोथा, जिसको तूतिया कहते हैं, और 250 ग्राम जिंक सल्फेट, 125 ग्राम सुहागा तथा चूना, बुझा हुआ चूना, 100 ग्राम बुझा हुआ चूना मिट्टी में मिला करके और तुरंत हल्की चारों तरफ डाल करके तुरंत हल्की सिंचाई करना चाहिए तथा छोटे छोटे वृक्षों की में मात्रा कम कर देना चाहिए, आवश्यकता अनुसार देना चाहिए। इस तरीके से हम गमोसिस की बीमारी को रोक करके आम के पौधों में अच्छा फायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक कीड़ों की बात है, यहाँ इस समय मुख्य रूप से दीमक की समस्या आती है, जो कि बागों में तमाम तरह के जो पुराने अवशेष जैसे पत्तियाँ या लकड़ियाँ टूटी हुई या खरपतवार जो कटे हुए पड़े रहते सूखे होते हैं, या कम सड़ी हुई गोबर की खाद जिसमें ज़्यादा दीमक पनपती है और वो पौधों पर धीरे धीरे पौधों के तने पर पेड़ी से चढ़ कर के तने के ऊपर बढ़ते जाते हैं और मिट्टी का अपना एक घरौंदा बनाते हुए चले जाते हैं ऊपर तक। उस तरह की दीमक से जो समस्या है उसमें ऊपरी छाल प्रभावित होती है और धीरे धीरे पौधे सूख जाते हैं और बाग का बाग पूरा नष्ट हो सकता है। इससे बचाव करने के लिए ज़रूरी है कि खेत में हम अपने बाग में साफ सफाई रखें तथा समय पर निराई गुड़ाई करें और रासायनिक नियंत्रण के लिए हम क्लोरपाइरिफास की 20% मात्रा की 3 से 4 लीटर अपने बाग में सिंचाई के पानी के साथ प्रवाहित करा दें, जिससे कि खेत में जो आपके बाग में जो दीमक है वो नष्ट हो जाए। इस प्रकार किसान भाइयों अपने आम के बागों में इस समय समसामयिक जो फसल सुरक्षा के संबंधी प्रबंधन है उनको करके हम एक अच्छा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य में जिन किसानों ने सरसों के बीज की बुआई की होगी, इस समय उनकी फसल 20 से 30 दिन की अवस्था पर होगी। तो इस समय फसल में कुछ कर्षण कार्यों को करना जरूरी होता है, तभी आगे चलकर फसल से अधिक पैदावार मिल सकेगी। तो इस समय सरसों की फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। जिन किसान भाइयों ने सरसों की बोनी जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में की है, वो जो करीब हमारा 35 से 40 दिन की हो चुकी है। और जिन लोगों ने थोड़ा देर से बोनी किया है, 15 अक्टूबर के बाद किया है,
तो उन किसान भाइयों को चाहिए कि जो सरसों है, सरसों यहाँ जो काफ़ी बड़े एरिया में होती है, और सरसों में सबसे ज़्यादा महत्व है कि जो हम बुआई करते हैं, बोते समय पर जो हमारी पौधों की संख्या है वो हमारे हिसाब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान भाई इसका सीड छोटा रहता है और सीड ड्रिल से बोनी करते हैं, तो इसलिए जो इसके जो पौधे हैं जो काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं, जिससे कि हमारी पैदावार प्रभावित होती है। तो उसके लिए जो इस समय हमको काम करना है कि जहाँ सरसों का जवाब जहाँ हो चुका है, वहाँ जैसे 20 से 25 दिन की अवस्था की सरसों है, वहाँ पर हमको थिनिंग करना है, हमको जो बिरलीकरण करना है। बिरलीकरण से मतलब है जो हमारे घने पौधे हैं उनको निकाल करके बाहर करना है। जैसे हम लाइन से लाइन की बुआई करते हैं, हम 35 से 40 सेंटीमीटर बोनी रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर। अगर इससे ज़्यादा पौधे हैं तो वो हमारे लिए अनावश्यक पौधे हैं, उनको हमें निकाल देना चाहिए। और केवल बिरलीकरण करने से ही पौधों की संख्या हम सुनिश्चित कर लें तो हमारी जो है 10 से लेकर के 15% तक पैदावार बढ़ जाती है। दूसरा ये कि हमने ब्रीडिंग करने के बाद में हम इसमें जो एक भीलो को जो है हम 2 कूड़ों के बीच में अगर निकाल दें तो उससे एक तो हमारा जो खरपतवार है वो नियंत्रित हो जाता है। दूसरा जो है मिट्टी चढ़ जाती है, पौधे के ऊपर तने पे मिट्टी आ जाती है। जब हम सिंचाई करते हैं तो हमारा सीधे सीधे पानी जो है तने के टच में ना आकर के साइड से रहता है, जिससे कि हमारा जो तना क्षरण की बीमारी है वो भी कम लगने की संभावना रहती है। और दूसरा ये कि जब हम भीलो चलाते हैं तो हमारा एक कूट सा बन जाता है और रिज पे हमारी सरसों आ जाती है, तो पानी हमारा हमेशा तने से दूर रहता है और नमी से हमारा काम चल जाता है, तो पानी की मात्रा भी हमें कम देनी पड़ती है। दूसरा जो सिंचाई है, देखिए सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार बारिश कम हुई है, तो हम पहली सिंचाई जो रिकमेंड करते हैं फूल आने से पहले वाली अवस्था पर रिकमेंड करते हैं। तो इसमें जो 30 से 35 दिन पे हम पहली सिंचाई जो जिसको जो है रिकमेंडेशन करते हैं, तो 30 से 35 दिन की अवस्था पर जो हम इसमें सिंचाई कर दें, और सिंचाई से पहले उसमें हम निदाई जरूर करें, क्योंकि हम देखते हैं कि सिंचाई करने के बाद में बहुत सारे खरपतवार निकल के आते हैं। तो उससे अगर पहले ही हम निदाई कर देंगे तो हमारे खरपतवार कम आएंगे, और दूसरा हमारी सरसों तेज़ी से बढ़ेगी, तो खरपतवार फिर नीचे रह जाएंगे, फिर खरपतवारों का प्रभाव उस पर नहीं होगा। तो 35 दिन तक हमको खरपतवारों से फ्री उसको रखना है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी सरसों जो है उसकी बढ़वार अच्छी होगी। तो नीचे अगर कोई खरपतवार जमता भी है तो वो उसका प्रभाव इतना फसल पर नहीं पड़ेगा। जैसे ही सिंचाई करते हैं तो उस समय हम जो उर्वरकों का प्रबंधन भी हमें देखना है, क्योंकि हम जो है बुआई के समय पर तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एंड पोटास की पूरी मात्रा तथा गंधक की पूरी मात्रा हम बुआई के समय प्रयोग करते हैं, और जो शेष आधी जो नाइट्रोजन बचती है उसको जो हम पहली सिंचाई के बाद में जब पेड़ सेने की अवस्था आ जाए उस समय हम जो टॉप ड्रेसिंग कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम 35-40 दिन पे 35 दिन पे सिंचाई करेंगे तो 40-45 दिन पे इसमें फूल आने की अवस्था शुरू हो जाती है। कहीं कहीं जो है 1% फूल आना शुरू हो जाता है। तो हमें उस समय ये देखना है कि उस समय नमी होगी, और उस समय जो हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देंगे तो हमारी जो फ्लावरिंग आएगी वो एक साथ आएगी पूरी फसल में, और फ्लावरिंग की अच्छी आएगी। तो इस समय हमें ये देखना है कि जो हमें जो तत्व देना है उस समय नमी होना चाहिए। अगर तो मान लो नमी नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग न करें। दूसरा ये कि इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही जमता है तो एक जो है पेंटेड बग आता है, ये कीड़ा आता है, लाल सा कीड़ा आता है, तो वो क्या है कि पौधे को जो है खाता है और खा करके नष्ट कर देता है। या दूसरा एक इसमें सो फ्लाई भी आती है, तो सो फ्लाई भी इसको जो है पत्तों में छेद कर देती है। तो उसके लिए आप या तो मिथाइल पैराथियन 2% धूल आती है, डस्ट ले लें, और डस्ट नहीं है तो हम जो है इसमें रोगोर ले लें। रोगोर का जो हम छिड़काव कर सकते हैं 1 लीटर पानी में, और 1 से 2 ml दवा डालकर, 1 से 1.5 ml दवा डाल करके और हम इसमें छिड़काव कर देंगे, तो उससे जो हमारा कीड़े की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। दूसरा ये कि जहाँ अर्ली सरसों लगाई गई है, जहाँ फूल आने की अवस्था आ चुकी है, वहाँ पर भी जो है जैसे कहीं बदली छाती है तो मौसम खराब रहता है तो माहू का अटैक होता है। तो माहू का जब अटैक होता है तो उस समय भी हमको देखना है कि जहाँ जब भी माहू लगता है तो बाहरी क्षेत्र से आता है, बाहर से आपको दिखाई देगा। जब फूलों के पास में जाएंगे तो आपके काले काले रंग के माहू के कीड़े उसमें लगे हुए दिखाई देंगे। तो अगर टहनियों पे 1-2 टहनियाँ आपको दिखाई देती है उसको तोड़ करके नष्ट कर सकते हैं। अगर हमारी ETL क्रॉस होती है, जब हमको ये लगता है कि हमारा आर्थिक क्षति होगी, तो उस समय फिर हम जो है इसमें जो रोग और दवा आती है उसकी 1 लीटर पानी में 1 ml दवा डाल करके हमको स्प्रे कर देना है। तो उससे जो है माहू आने की संभावना नहीं रहेगी, जो माहू होगा वो भी हमारा नियंत्रण हो जाएगा। और किसान भाई समय समय पर खेत की निगरानी भी करते रहें और उसमें देखते रहें कि हमारा कोई अन्य बीमारी तो नहीं आ रही है। अगर कोई बीमारी आती है तो उसके लिए भी हमको नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें व्हाइट रस्ट भी आती है, और व्हाइट रस्ट के लिए हम जो मैंको जब जो M45 दवा आती है 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देंगे, तो उससे जो हमारा नियंत्रण हो जाएगा। इस तरह से हम प्रबंधन करेंगे तो हमारी सरसों की पैदावार जो है निश्चित रूप से जो है अच्छी मिलेगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाई को लिए मेरा सबसे पहले नमस्कार। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ये जो मैं ये टमाटर लगाए हैं यहाँ पे, इसको मैं सबसे पहले जब ये गेटा टमाटर ख़त्म होता है तो मैं ये लास्ट में लगाता हूँ। और इसको लगाने से पहले मैं थोड़ा सॉइल टेस्टिंग कराता हूँ हर 2 साल या 3 साल बाद। लेकिन ये इस समय ऐसा है कि जो ये मैंने टमाटर लगाया है इसमें बहुत अच्छी फ्रूट वगैरह ये दे रहे हैं। और ये मैंने जो टमाटर लगाया ये हिमसोना है इस टाइम। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि इसमें इस टाइम पानी के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमने टैंक बनाए हैं और उसके लिए हम इसको टाइम टू टाइम आफ्टर 1 वीक इसमें पानी देते रहते हैं। और जब इसको हम लगाते हैं तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हम इसको जो ये 2-2.5 फुट तक इसमें पत्ते वगैरह तोड़ते हैं कि स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि जो हाइट में ये उसमें फ्लावरिंग आती है तो हम इसमें टाइम टू टाइम स्प्रे करते हैं। इस टाइम रेट भी अच्छा मिल रहा है। और हमें ये दिक्कत आ रही है कि जैसे अब ऊपर से कोहरा वगैरह पड़ रहा है तो इसमें जो इसकी फ्लावरिंग है तो इसमें पत्ते ऊपर से जलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम इसका पौधारोपण करते हैं तो इसको हम जैसे जिस खेत में मैं खड़ा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें मैं 3-4 जगह से सॉइल मिट्टी वगैरह लेता हूँ और वो लेता हूँ 1-1.5 फुट के नीचे से, ताकि और उसकी सॉइल टेस्टिंग हमारी यहाँ UHF नौनी में अच्छी तरह जांच की जाती है, जिसका जो 10-15 दिनों में उसकी उग्रता का पता चल जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से हम इसमें जब जुताई करते हैं तो उस हिसाब से हम इसमें खाद वगैरह कुछ भी हम इसमें डालते हैं। तो उसके बाद हम इसमें पौधारोपण करते हैं। तो उसमें ये आपका ये ले लो, आप आधा की फुट का डिस्टेंस रखते हैं ताकि उसमें, और इधर को जो बीच में डिस्टेंस रखते हैं उसमें हम 3 फुट का डिस्टेंस रखते हैं ताकि स्प्रे करने में दिक्कत ना आए और हमें उसमें घास वगैरह निदाई करने में कोई दिक्कत ना आए। तो जिस समय इसमें खरपतवार वगैरह आ जाता है तो किस तरह से उसका निदान करते हैं? निदान हम हाथों से करते हैं जी, हाथों से करते हैं। 2-2.5 फुट तक हम हाथों से करते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें स्प्रे करते हैं। जैसे तो डाइथेन होगी, बिप्स्टीन होगी ये, और इसमें जहर डाल दिया। स्प्रे स्टार्टिंग में हम इसमें जो करते हैं इसमें ये होता है कि जैसे इसमें शुरू में इसमें आपको ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम इसमें वाइट फ्लाई लगती है, तो वाइट फ्लाई लगती है तो उसके लिए हमें इसमें ये परफेक्स वगैरह और जहर बिप्स्टीन वगैरह करते हैं। मैंने लगाया है इस टाइम 800 प्लांट लगाया है। तो उसमें मैं इस बार 10-12 बार तुड़ान कर चुका हूँ और इस बार रेट भी अच्छा मिल रहा है।
खर्चा? इसमें मेरा कम से कम 3 या 4 हज़ार जो ये मेडिसिन वगैरह मैंने यूज़ की इसमें इंसेक्टिसाइड, तो इसमें 3-4 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है। लेकिन मुझे इसमें एवरेज अच्छी आ रही है। जो भी मैंने लगाया हिमसोना है, इसमें एवरेज अच्छी आती है, क्योंकि जो हाइब्रिड है उसका जो रेट कम मिलता है, इसका ज़्यादा मिलता है मार्केट में। क्योंकि ये जो ये आप आज उसको तोड़ देंगे तो आप इसको 10 दिन तक रख सकते हैं। अगर इसको जो आप ये चीज़ देख रहे हो आप, अगर आप इसको यूँ तोड़ेंगे ना जी, ये तोड़ेंगे आप इसको, अगर इसमें ये चीज़ इसमें लगी रहेगी तो ये 6-7 दिन तक आपका एज इट इज़ रहेगा। मतलब ज़्यादा ये वो नहीं होएगा, भी ज़्यादा पक जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा तो मार्केट में बेचने लगेगा। अगर ये चीज़ के ऊपर बोलते हैं हमारे इसके, मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर इस टाइप से तोड़ेंगे तो इसका ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं हो पाएगा। अभी तक जो मेरा इस पर एक्सपेंसिस जो खर्चा है टमाटर के ऊपर, जो जैसे इंसेक्टिसाइड जो भी मैंने मेडिसिन ली है बाज़ार से, तो 3,3800 आ चुका है। और मैं जब से मैं टमाटर लगाया है तो 10-12 बार मैं तोड़ान कर चुका हूँ। और इसके बाद ही मैं इसमें अच्छी एवरेज लूँगा, कम से कम 80-90-1 लाख तक मैं इसमें 800 प्लांट में ईजीली मैं इसमें मुनाफा कमा लूँगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मक्का की सफल खेती के उत्पादन पर किसान का अनुभव, मशरूम की सफल खेती के उत्पादन से किसान ने लिया मुनाफा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।